Now, the normal of hyperbola. तो अगर आपके पास इस कोई भी इक्वेशन ऑफ सपोज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जिसका हम लोग ने कहा कि फिगर एक्स वाई प्लेन में कुछ इस तरह से प्लॉट होगा। तो अगर हमें इस हाइपरबोला की पर्टिकुलर नॉर्मल की बात करनी है तो इस सबसे पहला फॉर्म इज कॉल्ड द पॉइंट फॉर्म। द पॉइंट फॉर्म में आपको उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है जहां पर आप नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो। तो उस पॉइंट का अगर आपको कोऑर्डिनेट पता है जहां पे आप नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं तो नॉर्मल की इक्वेशन लिखने के लिए हम सिंपली टेंजेंट की इक्वेशन से उसका स्लोप और फिर पॉइंट पता है तो स्लोप और पॉइंट को लेके आराम से नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर सिंपली नॉर्मल की इक्वेशन लिखते हैं तो x माइनस x1 अपॉन x1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू द y माइनस y1 अपॉन द y1 अपॉन माइनस का b स्क्वायर। तो आप ये जरूर कह सकते हो कि सिंपल आपके पास ये नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी पॉइंट फॉर्म में। x1 कॉमा y1 वहां पे उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है जहां पे आपको ये कर्व को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही है। और इस तरीके से आप आराम से इस डेरिवेशन पार्ट इज वेरी क्लियर कि आपको पहले टेंजेंट का इक्वेशन से उसका स्लोप लेना है या dy बाई dx से आप स्लोप ले सकते हो और पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 कॉमा y1 तो सिंपल आप लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो। और ये उसी टाइप की इक्वेशन है जैसा इलिप्स में आया था, बस यहाँ पे आप कह सकते हो कि बी स्क्वायर आपका रिप्लेस हो गया माइनस के बी स्क्वायर के साथ। अंडरस्टैंड? इज द सेकेंड फॉर्म इज कॉल्ड अपन कहते हैं इज अ सिंपली इज अ पैरामेट्रिक फॉर्म। द पैरामेट्रिक फॉर्म यानी कि एक ऐसा पॉइंट जो कि इस हाइपरबोला पे हमेशा है उसके लिए पॉइंट फॉर्म अगर लिखा जाए तो वो उसकी पैरामेट्रिक फॉर्म जो कि हमेशा इस हाइपरबोला को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेगी। तो उस लाइन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो उस लाइन के लिए x1 कॉमा y1 की जगह पर हम a का सेक थीटा कॉमा b का टेन थीटा कंसिडर कर सकते हैं। x अपॉन x1 यानी कि आपका सेक थीटा ऊपर जाके क्या हो जाएगा कॉस थीटा, y अपॉन y1 यानी कि कॉट थीटा और ये माइनस एक्स और वाई के बीच में क्या कर देगा प्लस कर देगा। तो पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ नॉर्मल तो आप लिख सकते हो ए एक्स का सेक थीटा का उल्टा यानी कि कॉस थीटा इज अ प्लस बी वाई इज अ टेन थीटा का उल्टा सिंपली कॉट थीटा इज इक्वेट विथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्योंकि यहां पर इरेस्पेक्टिव ऑफ ए एंड बी इस हाइपरबोला के लिए दिस सम इज इक्वलेंट टू द ए स्क्वायर ई स्क्वायर हमेशा के लिए होगा। तो इज सिंपली ए एक्स का कॉस थीटा प्लस बी वाई का कॉट थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। इलिप्स की इक्वेशन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि वहां पर इंसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला ए ग्रेटर देन बी और ए लेसर देन बी पे डिपेंड करता है। तो अगर हमें किसी भी लाइन को इस पर्टिकुलर हाइपरबोला की नॉर्मल बनाना है तो उस लाइन की इक्वेशन को हम इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करके इस कॉस थीटा और कॉट थीटा की बात कर सकते हैं, उसके रेसिप्रोकल सेक थीटा और ऐसा सिंपली टेन थीटा की और उसको स्क्वायर का डिफरेंस करके 1 करके हम आंसर निकाल सकते हैं। Now the third is called the slope form. The third is called simply slope form. अगर slope form में बात किया जाए इस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की स्लोप फॉर्म में उसके लिए सबसे पहले आप फिर से लाइन की इक्वेशन कंसीडर करोगे y इज इक्वल mx प्लस c और इस लाइन को एक ऐसी लाइन के साथ कंपेयर कर दोगे जो कि इस हाइपरबोला की पर्टिकुलर हमेशा नॉर्मल है
और ऐसा करने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, इसके साथ इसको कंपेयर कर दिया जाए तो ये लिखा हुआ है माइनस का mx प्लस वाई बराबर c और इसके नीचे ax का cos थीटा इज द प्लस by का cot थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी चलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी चलेगा, वो सेम ही चीज है। अंडरस्टैंड सभी लोग यहाँ तक? तो आप कंपेयर करके जब थीटा को एलिमिनेट करोगे तो यहाँ पे आपको जो इक्वेशन मिलेगी y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस m इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस इलिप्स की इक्वेशन में आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिला था और डिवाइडेड बाय अंडर रूट ओवर यहाँ पर आपको मिलेगा a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर m स्क्वायर। तो ये आपका स्लोप फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन हो जाएगा। स्लोप फॉर्म में सिंपली नॉर्मल का क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। अंडरस्टैंड सभी को? तो ये तीन फॉर्मेट चलेंगे नॉर्मल ऑफ द हाइपरबोला के लिए। इज सिंपली आपको पॉइंट पता है तो आप इस तरह से प्रोसीड करोगे। आपको पैरामेट्रिक फॉर्म पता है, आपको पैरामेट्रिक फॉर्म यानी कि किसी भी स्टैंडर्ड हाइपरबोला के लिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट को अगर हमें नॉर्मल बनाना है तो हम उसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्लोप अगर गिवन है तो ये भले याद ना भी हो तो आप y इज इक्वल mx प्लस 3 मानकर इसके साथ कंपेयर करके c की दो वैल्यूज निकाल सकते हो। यानी कि गिवन स्लोप के लिए आप मेरे से बोल सकते हो गिवन स्लोप के लिए बेसिकली कितनी नॉर्मल्स होंगी, इस दो नॉर्मल होंगी। अंडरस्टैंड यहाँ तक सभी को अच्छे से? तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम लोग नॉर्मल ऑफ द हाइपरबोला की इक्वेशंस की बात करते हैं। नाउ अगर मैंने आपसे कहा कि फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से क्वेश्चन में बेसिक क्वेश्चन है फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ नॉर्मल कॉर्ड ऑफ हाइपरबोला, find the locus of the midpoint of the normal chord of the hyperbola x square minus y square is equal to a square। तो इस हाइपरबोला की नॉर्मल कॉर्ड यानी कि एक ऐसी कॉर्ड जो एक जगह पे 90 डिग्री इंटरसेक्ट करे, एक जगह पर 90 डिग्री इंटरसेक्ट करे, उसको हम नॉर्मल कॉर्ड कहेंगे। तो नॉर्मल कॉर्ड के मिड पॉइंट का तुम्हें क्या चाहिए, सिंपल सा लोकस चाहिए। तो ये एक हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यानी कि इस तरह से सिंपली एक हाइपरबोला है। इसके किसी भी पॉइंट पे तुमने नॉर्मल ड्रॉ किया जो कि इस कर्व को अगेन कहीं पे इस तरह से कट कर रहा है। इस यहाँ पे 90 डिग्री कट किया है इस पी पर, और अगेन ये हाइपरबोला को क्यू पे कट किया है। इसी के मिड पॉइंट का तुम्हें क्या चाहिए, लोकस चाहिए, और ये यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है। तो कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस और उस पॉइंट को तुमने h के जूम किया, सबसे पहले स्टेटमेंट यही होता है। और हम इस कॉर्ड की इक्वेशन दो जगह से लिख सकते हैं, वन ऑफ द मिड पॉइंट कॉर्ड t बराबर s1 से, और दूसरा कि ये लाइन इस हाइपरबोला की नॉर्मल है तो उसके साथ उसको क्या कर सकते हैं, इस पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ नॉर्मल के साथ उस इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं। तो मेरा कहना है सिंपली यहाँ पर आपने सबसे पहले किसकी इक्वेशन लिखना पसंद किया, t बराबर s1। तो t बराबर s1 क्या आएगा, x का h माइनस y का k माइनस का a स्क्वायर h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर a स्क्वायर बढ़ जाएगा। ये आपके पास t बराबर s1 x और y में ये जो लीनियर इक्वेशन है वो इसी कॉर्ड को रिप्रेजेंट करेगा। इस यहाँ पर a का सेक थीटा और b का कॉट थीटा, तो आपको सिंपली ये याद रखना है कि उल्टा हो जाता है और माइनस का बीच में प्लस हो जाता है। ax का
ए एक्स का कितना बच्चे इज अ कॉस थीटा इज अ प्लस बी वाई, यानी कि अगेन ए ही रहेगा, ए वाई का कॉट थीटा इज इक्वेट विथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 2a²। तो ये बोथ द इक्वेशन सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। नॉर्मल के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हो, क्योंकि यही नॉर्मल कॉर्ड यानी कि एक पॉइंट पे इसको 90 डिग्री पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर h डिवाइडेड बाई a का cos थीटा को ऊपर ले जाओ तो sec थीटा इज इक्वल टू माइनस k अपॉन a का इज अ tan थीटा, ऊपर ले जाओ cot थीटा को tan थीटा इज इक्वेट विथ h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a² आ जाएगा। नाउ द sec थीटा इज इक्वेट विथ इज अ h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर divided by 2ah, and the tan theta is equate with h square minus k square is divided by 2ak। ये आपके पास ऐसे कुछ आ जाएगा, और थीटा को एलिमिनेट करने के लिए आप स्क्वायरिंग करके इसे सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो h स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, 1 अपॉन h स्क्वायर माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर इज इक्वेट विथ सिंपली 4a², ऐसा कुछ आएगा। और एलसीएम लोगे तो ये माइनस का प्लस क्यूब हो जाएगा और h स्क्वायर के स्क्वायर उधर चला जाएगा। तो ये उस पर्टिकुलर पॉइंट के मिड पॉइंट का लोकस हो जाएगा, जो कि हमें यहाँ पर सिंपली कैलकुलेट करना था। द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द नॉर्मल कॉर्ड ऑफ द हाइपरबोला, इस तरीके से आपको चाहिए था। अंडरस्टैंड सभी को? फाइंड द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड द locus of foot of perpendicular drawn from center. Find the locus of the foot of perpendicular drawn from center to normal of hyperbola. Find the locus of the foot of perpendicular drawn from center to the normal of hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1. Find the locus of the foot of perpendicular drawn from the center to the normal of the hyperbola this. इस hyperbola की normal पर सेंटर से जब फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालेंगे नॉर्मल यानी कि एक वेरिएबल नॉर्मल पे, तो उस पॉइंट का तुम्हें लोकस पता करना है कि क्या होगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे ये कहा गया है, इस बहुत सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि इस तरह से ये नॉर्मल आपने किसी पॉइंट P पर ड्रॉ किया है और इसके सेंटर से इस नॉर्मल ऐसे ड्रॉ किया गया है, इसके सेंटर से इस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर का तुम्हें लोकस चाहिए और उस पॉइंट को सिंपली मैंने h, k एज्यूम कर लिया। तो अगर h, k एज्यूम कर लिया जाए तो ये 0, 0 है, तो हम अगर 90 डिग्री है तो स्लोप की बात करें, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म लिख सकते हो तुम, y is equal to mx plus minus m multiplied by a square plus b square divided by under root over a square minus b square m square। एक तो h, k इसको सेटिस्फाइड करेगा और दूसरी बात m मल्टीप्लाइड बाई k बाई h का जो प्रोडक्ट है वो -1 के बराबर होगा, तो -h बाई k के बराबर m की वैल्यू होगी और हमें m को एलिमिनेट करना है और h और k में लोकस चाहिए था। तो सिंपली यहाँ पर k की जगह पर इस y की जगह पे k, m की जगह पे माइनस का h अपॉन k इंटू h
into h plus minus is a minus का h upon k into a square plus b square whole divided by under root over a square b square h square by k square. k स्क्वायर से k एक कैंसिल हो गया. अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक. यहाँ पे आपको h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और एक ऊपर आपके पास यहाँ पे का होल स्क्वायर लिख लो इज इक्वल टू h स्क्वायर के स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय a स्क्वायर के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एच स्क्वायर. ये आपके पास क्या आ जाएगा? सिंपल लोकस आ जाएगा. और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, h और k को x और y से रिप्लेस करो, तो इस तरह से इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज इक्वल टू -1 और फुट ऑफ परपेंडिकुलर h कॉमा k था. तो सिंपली हम लोग ने यहाँ पर इस परपेंडिकुलर के लिए नॉर्मल फॉर्म का यूज किया, स्लोप फॉर्म में नॉर्मल का यूज किया और आंसर लिख दिया. अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक भी क्लियर? तो ये एक कॉन्सेप्ट था जिसमें नॉर्मल की इक्वेशन की हमें यहाँ पर जरूरत पड़ती थी किसी भी हाउ फॉर्म में, आइदर पैरामेट्रिक फॉर्म में. डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है तो आप सिंपली पॉइंट फॉर्म को यहाँ पर यूज करते हो. सिंपली पॉइंट फॉर्म को यहाँ पर यूज करते हो. नाउ द नेक्स्ट इज सिंपल द रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज की बात करते हैं. सबसे पहले ये अगर आपके पास एक हाइपरबोला है, ये कोई भी हाइपरबोला है जिसका ये आपका फोकस S1 है और ये फोकस S2 है और इस पर कोई भी एक पॉइंट P है, तो S1 P S2 इस एंगल की अगर हम बात करें तो अगेन इस पॉइंट पे जो नॉर्मल टेंजेंट है वो S1 P S2 एंगल की इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगी और जो डॉन नॉर्मल है वो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होगा. द डॉन टेंजेंट इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा इस एंगल का और डॉन नॉर्मल इस एंगल का क्या होगा? एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होगा. ये बात फिर से अगर आपको शो करने की जरूरत है तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या शो कर सकते हो कि ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है. उसके लिए S1Q डिवाइडेड बाय S2Q. Q मैंने उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लिया, पॉइंट ले लिया. S1Q अपॉन S2Q की जो वैल्यू है वो PS1 डिवाइडेड बाय PS2 के बराबर है. तो ये बात हैंसफुल हो जाएगी कि आपका डॉन टेंजेंट इस एंगल का क्या है? एंगल बाइसेक्टर है. तो द रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज में द टेंजेंट एंड नॉर्मल डॉन एट एनी पॉइंट P of the hyperbola is are the angle respectively angle bisector of angle S1 P S2. The tangent and normal, the tangent and normal at any point P of hyperbola tangent and normal at any point P of hyperbola are angle bisector of angle angle S1 P S2 where S1 and S2 are focus. जहां पे सिंपल S1 और S2 यहाँ पर क्या होंगे? फोकस होंगे. ये स्टेटमेंट एक तो वैलिड होगा. अगर ऐसा है तो हम यहाँ पर एक और स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से बोलेंगे कि if a ray is incident from the ray is incident from the one of the focus of the hyperbola and get reflected through the
and get reflected through the hyperbola, अगर कोई भी रे इस तरह से एक फोकस से इंसिडेंट होगी and get reflected to the hyperbola, it's then the reflected ray is always be passes through the another focus. The reflected ray is always be passes through the another focus. ये आप बोल सकते हो. तो if a ray, second statement, if a ray incident from one of the focus and get reflected from hyperbola, then the reflected ray passes through another focus. If a ray is incident from one of the focus and get reflected to the hyperbola, then the reflected ray is passes through the another focus. तो इस टाइप से यहाँ पर इसको अगर हम सिंपली इस तरह से सरफेस मानेंगे, इज अ मिरर मानेंगे, तो यहाँ से जो रे आएगी टकरा के ऊपर जा रही है लेकिन उसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो इस तरह से वो रिफ्लेक्टेड रे आपकी फोकस S2 से पास करेगी. अच्छा, ये लेंथ निकालने का तरीका, P पे आप सिंपली टेंजेंट की इक्वेशन लिखोगे, टेंजेंट का x इंटरसेप्ट लोगे, पहले हाइपरबोला ले लिया है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इस तरीके से अंडरस्टैंड सभी को. तो ये स्टेटमेंट हमेशा यहाँ पर वैलिड होगा. अंडरस्टैंड, इसको भी याद रखना है हमें. बस सिंपल सी बात है ना. The next is statement is important है, ध्यान देना. If an ellipse and hyperbola are confocal, if an ellipse and hyperbola are confocal यानी कि जिनके फोकस सेम हो, coincide कर जाए, are confocal, then they intersect at right angle. इंटरसेक्ट, अगर एक इलिप्स और हाइपरबोला आपके क्या है, कॉनफोकल है, तो वो हमेशा एक दूसरे को कितने एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे बच्चों? 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगे. कैसे? जैसे कि आप फिगर समझिए कि क्या बोलना चाहते हैं. एक आपके पास ये हाइपरबोला है जिसका फोकस सपोज S1 एंड S2 है ऐसा. एक हाइपरबोला है जिसका फोकस S1 और क्या है, S2 है. और अगर ये एक एलिप्टिकल पाथ अपन ने प्लॉट किया है, ये एक अगर अपन ने एलिप्टिकल पाथ प्लॉट किया है जिसका फोकस अभी भी S1 और S2 ही है, तो यहाँ पर ये जो चार जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कितने एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे? सिंपली 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगे. इस बात का प्रूफ इसके रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी से आप कर सकते हो कि अगर यहाँ से कोई भी रे गई है जो कि इसके इस पॉइंट से उस पॉइंट को मिला दिया जाए तो ये P है. तो चूंकि आपको पता है कि इस कोई भी रे S1 से जाती है और इलिप्स से टकरा के दूसरे फोकस से भी पास करती है, तो यहाँ पर सिंपली इस इलिप्स पर जो ड्रॉन आपकी टेंजेंट होगी, इलिप्स पे जो ड्रॉन इस तरह से टेंजेंट होगी वो इस एंगल की एंगल बाइसेक्टर होगी. ये टेंजेंट ऑफ क्या है?
ये सिंपली टेंजेंट ऑफ किसका है, एलिप्स की है। और ये जो लाइन है वो आपकी इस एंगल S1P S2 की हमेशा क्या होगी, एंगल बाइसेक्टर होगी। और सिमिलरली चूंकि ये पॉइंट इस हाइपरबोला पे भी लाई कर रहा है, तो हाइपरबोला के रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी से भी ये बात क्लियर है कि हाइपरबोला पे ये जो ड्रॉन टेंजेंट होगी, हाइपरबोला पे ये जो ड्रॉन टेंजेंट होगी वो इस एंगल की इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होंगी। इस एंगल की इज टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला है। ये हाइपरबोला की टेंजेंट है और ये जो लाइन आपने ड्रॉ किया है वो इसी एंगल की क्या होगी, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। और एक ही एंगल की इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर आर ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द ईच अदर, यानी कि दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। तो ये बात प्रूफ हो गई कि दे इंटरसेक्ट, यानी कि इलिप्स और हाइपरबोला इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। लेकिन ऐसा कब, जब दे आर कॉनफोकल। जब एक दूसरे के कॉनफोकल होंगे, फोकस आपके सेम होंगे, एक दूसरे के फोकस सेम होंगे, तो इस टाइप से आप स्टेटमेंट मेरे को बोल सकते हो कि वो हमेशा एक दूसरे को कितने एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगे। अंडरस्टैंड? इसी का वाइस वर्सा स्टेटमेंट, इफ एन इलिप्स एंड हाइपरबोला आर इंटरसेक्ट एट राइट एंगल एंड देयर एक्सिस आर कॉन्साइड, यानी कि एक्सिस आर कॉन्साइड मतलब कि ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस एज अ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस अगर है तो वो आपके सिंपली यहाँ पे कॉनफोकल होंगे। इफ एन इलिप्स, इफ एन ellipse are, if an ellipse and hyperbola with same axis, ये किसके एक्सिस की बात हो रही है, हाइपर इलिप्स की मेजर इज करस्पॉन्डिंग टू ट्रांसवर्स इज द सेम एक्सिस रिस्पेक्टिवली, है ना, देन एंड इंटरसेक्ट right angle, then both the curve, then both the conic are क्या बोलोगे आप, सिंपली कॉनफोकल होंगे। उस केस में वो दोनों कर्व एक दूसरे के सिंपली कॉनफोकल होंगे। अंडरस्टैंड यहाँ तक? तो इस स्टेटमेंट का प्रूफ देखे वाइस वर्सा कि सेम एक्सिस है, यानी कि आपने मान लिया कि एक इलिप्स है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर A1 मान लेते हैं, वाई स्क्वायर अपॉन B1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक इलिप्स ले लेते हैं। और यहाँ पर आपके पास x1 स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन, है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन B2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक हाइपरबोला ले लेते हैं। इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस होगी तो इसकी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस हो जाए, यानी कि वी आर एज्यूम दैट A1 ग्रेटर देन B1, सेम एक्सिस रिस्पेक्टिवली, यानी कि ट्रांसवर्स एक्सिस आपकी मेजर एक्सिस हो जाए और कॉन्जुगेट एक्सिस आपकी माइनर एक्सिस हो जाए। ये अपन ने यहाँ पे एज्यूम कर लिया बच्चे। अब ये दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये कॉनफोकल है। कॉनफोकल यानी कि इसका फोकस और इसका फोकस क्या है, कॉन्साइड करेगा। इसके फोकस की जो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, मतलब सेंटर से जो डिस्टेंस आएगा वो आपका आएगा अंडर रूट ओवर A1 इवन, यानी कि अंडर रूट ओवर A1 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर, यानी कि आपको ये इस प्रूफ करना है, इस बार ये प्रूफ दैट है कि A1 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर इज इक्वेट विथ सिंपली A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर के बराबर है। ये हमें शो करना है, क्योंकि तभी इसका फोकस और इसका फोकस आपस में कॉन्साइड करेगा, तभी ये कॉनफोकल होंगे। ये बात सभी को क्लियर अच्छे से?
नाउ गिवन क्या है कि बोथ द कर्व आर इंटरसेक्ट एट राइट एंगल पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर बोथ द कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो लेट एज्यूम दैट कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, लेट एज्यूम सिंपली point of intersection is P of x1, y1 पर इसके जो स्लोप की अगर हम बात करें तो डेरिवेटिव से कर सकते हो, a1 स्क्वायर प्लस द 2y इज अ y डैश अपॉन b1 स्क्वायर इज इक्वेट विथ 0। तो dy by dx is equate with minus x1 एट पॉइंट x1, y1 पे अगर हम बात करें x1 अपॉन a1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय y1 अपॉन b1 स्क्वायर। ये आपके पास एक हो गया। जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो द 2x अपॉन a2 का स्क्वायर माइनस the 2y dash upon b2 का स्क्वायर is equate with 0। तो the dy by dx at उसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x1, y1 पे अगर हम बात करेंगे तो x1 अपॉन a2 का स्क्वायर अपॉन y1 अपॉन b2 का स्क्वायर। इन दोनों का जो प्रोडक्ट इज इक्वेट विथ कितना है, -1, क्योंकि ये गिवन है कि दोनों ग्राफ एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहां से x1 का होल स्क्वायर अपॉन इज अ a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर इनटू इज अ b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर अपॉन y1 का स्क्वायर इज इक्वेट विथ 1। दोनों को मल्टीप्लाई किया, -1 के साथ इक्वेट किया, तो ये एक इक्वेशन आपको मिल जाएगी। आपको ये प्रूफ करना है, यानी कि और आपको प्रूफ करना है a1 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर इज इक्वेट विथ a2 स्क्वायर प्लस सिंपली b2 स्क्वायर। ये आपको कॉनफोकल होने के लिए प्रूफ करना है। नाउ x1 y1 दोनों ग्राफ को भी सेटिस्फाइड करेंगे और एज वेल एज ये कंडीशन आपकी यहाँ पे हो गई, x1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर, x1 स्क्वायर अपॉन यहां से आप लिख सकते हो x1 स्क्वायर अपॉन y1 का स्क्वायर इज इक्वेट विथ इज अ a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर अपॉन इज अ b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर। ये आपको ये गिवन था इक्वेशन 1। x1 y1 दोनों ग्राफ को क्या करेंगे बच्चे, सेटिस्फाइड करेंगे। दोनों में सेटिस्फाइड करा के आप दोनों को सिंपली यहाँ पर क्या कर दो,